हाय फ्रेंड, आज डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज़म हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और हमें डिज़ीज़ में सफ़र करवाते हैं और फिर कैसी हमारी बॉडी उनको एरेडिकेट करती है, उनको एलिमिनेट करती है और वापस हेल्दी स्टेट में हम कैसे आते हैं। तो इस मैकेनिज़्म को या इस प्रोसेस को आज जनरली हम डिस्कस करते हैं। इसको समझने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी बॉडी है और ये एनवायरनमेंट उसका हो गया। ये हमारी बॉडी है और ये उसका एनवायरनमेंट हो गया। अब आप जानते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत टाइप्स के इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज़म होते हैं और उनका जो एक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ काज करते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज़म होते हैं उनमें कुछ तो बहुत सीवियर होते हैं और कुछ इतना सीवियर नहीं होते। उनको हमारी बॉडी जल्दी इरेडिकेट एलिमिनेट कर जाती है और कुछ इतने सीवियर होते हैं कि उनको हमारी बॉडी जब वो एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी उनको एलिमिनेट नहीं कर सकती। उनके लिए हमें फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट करके तो उसको एलिमिनेट करवाते हैं हम उन ऑर्गेनिज़म को। और फिर कुछ तो इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं कि उन पे ट्रीटमेंट भी असर नहीं करती। वो जब एंटर कर जाए हमारी बॉडी में तो वो डेथ ही काज करते हैं, यानी उनके अगेंस्ट ट्रीटमेंट भी अभी पॉसिबल नहीं है। तो उस प्रोसेस को समझने के लिए ये हमारी बॉडी है और फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक तरह का इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज़म है एनवायरनमेंट के अंदर। अब हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली जो पैथोजेंस होते हैं, जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज़म होते हैं, उनको रेजिस्टेंस के लिए बैरियर्स होते हैं, डिफेंस होता है, एक आर्मी होती है जो कि जितने भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज़म है एनवायरनमेंट के अंदर उनको एलिमिनेट करती हैं, उनको बॉडी में एंटर नहीं होने देती। उनमें जो फर्स्ट आता है वो है स्किन। हमारी स्किन किसी भी जो फॉरेन इन्वेडर होता है या सब्सटेंस होता है या पैथोजन होता है उनको रेजिस्ट करती है कि वो एंटर ना हो जाए हमारी बॉडी में। जी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी, जो कि हमें पैथोजन से बचाती है, डिजीज़ से बचाती है या डिजीज़ में सफ़र होने से बचाती है। अब अगर ये स्किन रप्चर हो गई या जो पैथोजन है वो किसी भी तरह से इस स्किन में से इंटर कर गया तो अब यह हमारी बॉडी में आ गया, ये पैथोजन जो कि डिजीज़ काज कर रहा है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जब ये पहुंचता है तो दूसरी तरह का डिफेंस होता है हमारी बॉडी में, जिसको कहते हैं फेगोसाइटिक सेल्स या इम्यून सेल्स। ये एक सेकेंड लाइन का डिफेंस होता है। जब एंटर कर जाता है पैथोजन हमारी बॉडी में तो ये उसको एलिमिनेट करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसकी डिस्ट्रक्शन करता है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। ये इसको अब डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, अपने अंदर लेगा और इसको डिस्ट्रक्शन इसकी करेगा और इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं, पैथोजन ऐसे होते हैं कि उनकी जो मल्टीप्लाइंग रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस वजह से ये जो इम्यून सेल हैं ये भी इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी इस इन्फेक्शंस को ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पहले इसने इसको बीट किया स्किन को और फिर दोबारा बॉडी में जो इम्यून सेल हैं उनकी फेगोसाइटोसिस को भी इसने बीट कर दिया, यानी ये हाईली मल्टीप्लाइंग इसका रेट है, बहुत जल्दी जल्दी ये मल्टीप्लाइड होता है कि ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते इम्यून सेल्स। तो इसके अगेंस्ट फिर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज़म के अगेंस्ट एक तीसरी लाइन का डिफेंस हमारी बॉडी में आती है, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी रिस्पांस या ह्यूमोरल रिस्पांस। फर्स्ट जो बैरियर है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज़म का वो होता है स्किन। अब स्किन से एंटर कर गया तो फिर होता है सेल्स, इम्यून सेल्स, इम्यून सेल्स इसको फेगोसाइटोज करते हैं और इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर इम्यून सेल नाकाम हो जाएं इस इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म पे तो तीसरा इसके अगेंस्ट वो आता है, डिफेंस आता है, वो है ह्यूमोरल रिस्पांस
या एंटीबॉडी रिस्पांस। ये एंटीबॉडी थर्ड जो रिस्पांस है वो एंटीबॉडीज़ का बनाना है। हमारी बॉडी इस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर देती है। ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आ गया। अब ये एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली जाती हैं और इसको न्यूट्रलाइज करती हैं, इस इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रलाइज करती हैं, और ये बहुत इजी हो जाता है। जब एंटीबॉडी बन जाती हैं तो जो हमारे फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाता है कि वो उसको एक तो रिकग्नाइज़ करें और रिकग्नाइज़ करने के बाद उसको डाइजेस्ट करें। तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शन हैं जो कि इस स्टेज पे आके ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सी बैक्टीरियल या वायरल ऐसी इन्फेक्शन हैं जो कि जब ये स्टेज शुरू हो जाए तो वो उससे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि इसको भी बीट कर जाते हैं। ये जो ह्यूमरल रिस्पांस है, एंटीबॉडी है, इसके रिस्पांस को भी वो बीट कर जाते हैं, यानी उनका मल्टीप्लाइंग रेट बहुत ज़्यादा वो मल्टीप्लाइड होते हैं, और ये जो एंटीबॉडी हैं इनको भी बीट अप कर लाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब ये जो स्टेज है इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, क्योंकि अब ये काफ़ी दिन हो गए हैं। मतलब ये पहले एंटर किया, फिर इसने इसके साथ डील किया, फेगोसाइटिक सेल ने इसके साथ डील किया, और फिर एंटीबॉडीज़ को बनने में बहुत अरसा लग जाता है। तो अब ये जो पेशेंट है इसको काफ़ी अरसा हो गया है कि ये इस डिज़ीज़ में सफ़र कर रहा है, और इस स्टेज पे भी ये कंट्रोल नहीं हो रही है इन्फेक्शन, बिकॉज के जो मल्टीप्लाइंग रेट है जो पैथोजेंस है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाइड होके टिश्यू में स्प्रेड या इन्वेड कर रहा है। तो इस स्टेज पे हम जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को फिर हम अपना जो हिस्ट्री होती है वो उसको बताते हैं कि हमें इतने दिन हो गए, इतने दिन से बुखार है या हेडेक है या कांपते टांग रही हैं या जो भी है। बिलाल का मशहूर डायलॉग है, सॉरी। तो वो जो सिम्टम्स होती हैं वो पूरी की पूरी डॉक्टर को बताता है। अब डॉक्टर उसको सस्पेक्ट करता है कि इसको 3 डिज़ीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। अब डॉक्टर को उसने पूरी की पूरी हिस्ट्री बता दी, और डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि ये 3 आपको बीमारी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सिफिलिस हो सकता है इसको, या टाइफाइड हो सकता है, या डेंगू हो सकता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, ये डिज़ीज़ या पैथोजन कोई एक भी हो सकता है, क्योंकि उसने हिस्ट्री की बेस पे, उसने सिम्टम्स की बेस पे इन तीनों को सस्पेक्ट किया कि ये तीनों में से एक हो सकता है। अब वो लेबॉर्ट्री को ये करेगा, टेस्ट रिकमेंड करेगा कि ये टेस्ट करवा दें, और लैब के अंदर फिर उसके अगेंस्ट किट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये किट होती है सिफिलिस की। अब इस कैट के ऊपर डायरेक्टली एंटीजन कोट होता है, यहाँ पे एंटीजन कोट होता है। ये किसकी है? सिफिलिस की है। सिफिलिस की किट है, इसके ऊपर सिफिलिस का एंटीजन है। दूसरी किट होती है टाइफाइड के लिए, इसके ऊपर टाइफाइड का एंटीजन कोट होगा, टाइफाइड, और इसके ऊपर है टाइफाइड का एंटीजन, और वो इस शेप का होगा फॉर एग्ज़ाम्पल। और तीसरी किट है डेंगू के लिए। ये हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं। ये किट है डेंगू के लिए, और डेंगू का एंटीजन होगा फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस सर्कल टाइप का होगा इसका एंटीजन। अब ये 3 टेस्ट रिकमेंड किए हैं डॉक्टर ने इस पेशेंट की कंडीशन को देख के। लैब के अंदर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ किट्स होती हैं, और उन किट्स के ऊपर एंटीजन कोटेड होते हैं ऑलरेडी। सिफिलिस का टेस्ट हम करना हो तो सिफिलिस का एंटीजन इसमें कोट है, टाइफाइड का करना है टाइफाइड का कोट है, डेंगू का करना है डेंगू का कोट करना है। अब हमने इस पेशेंट का सीरम ले लेना है, ब्लड ले लेना है, और ब्लड में से फिर सीरम ले लेना है, ब्लड एंड देन सीरम। अब तीनों पे अप्लाई करना है सीरम, इस पे भी अप्लाई करना है, इस पे भी अप्लाई करना है, इस पे भी अप्लाई करना है, क्योंकि डॉक्टर ने सिम्टम की बेस पे ये 3 टेस्ट रिकमेंड किए हैं कि तीनों में से एक हो सकता है, कोई भी हो सकता है तीनों में से। तो तीनों को अब हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि तीनों में से कौन सा हो रहा है। चूँकि
एंटीबॉडीज़ हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन करती हैं एंटीजन के साथ। जिस तरह लॉक और की जो होता है हर लॉक के लिए स्पेसिफिक की होती है, तो इसी तरह एंटीजन भी हर एक एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं होता, बल्कि ये इसका एंटीजन है। ये फॉर एग्जांपल सिफिलिस का एंटीजन है, तो ये सिफिलिस की एंटीबॉडी है जो कि इसी एंटीजन के साथ बाइंड होगी। ये अगर टाइफाइड का एंटीजन है ये, तो जो सिफिलिस की एंटीबॉडी है वो टाइफाइड के एंटीजन के साथ कभी भी बाइंड नहीं होगी, बल्कि वो जस्ट और जस्ट सिफिलिस ही के एंटीजन के साथ बाइंड होने की सलाहियत रखती है। तो इसी तरह किट के अंदर भी ऐसे ही होता है। जब हमने सीरम अप्लाई किया, जो सीरम के अंदर होती हैं एंटीबॉडीज़, अब ये एंटीबॉडीज़ इस सीरम के अंदर मौजूद होंगी, ब्लड के सीरम में मौजूद होगी। अब ये सीरम में जो एंटीबॉडीज़ हैं ये इनमें से किसकी हैं, तो ये पता चलाने के लिए ये किट्स होती हैं लैब के अंदर जो कि इसको टेस्ट करती हैं। अब ये इन तीनों पे अप्लाई करेंगे हम सीरम को। अगर इन तीनों में से कौन सा पॉजिटिव होगा, फॉर एग्जांपल ये सिफिलिस पॉजिटिव है, सिफिलिस फॉर एग्जांपल ये ले लो, सिफिलिस पॉजिटिव है इसके लिए। अब इसने रिएक्शन दे दी है पॉजिटिव का, और ये जो दो हैं ये नेगेटिव हैं, यानी डेंगू भी नहीं है पेशेंट को, टाइफाइड भी नहीं है पेशेंट को, बल्कि सिफिलिस है। बिकॉज कि जो सिफिलिस का एंटीजन था उसके साथ ये एंटीबॉडी जो सीरम में मौजूद थी उसने रिएक्ट कर दिया और ये पॉजिटिव दे दिया कि सिफिलिस में सफ़र कर रहा है पेशेंट। अब क्या होगा कि इसकी बेस पे अब हमें पता चल गया कि पेशेंट को सिफिलिस है। अब डॉक्टर को बहुत इजी होगा कि सिफिलिस के अगेंस्ट मेडिसिन देगा, एंटीबायोटिक्स उस पर अप्लाई करेगा, क्योंकि जो हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस थी, पहले स्किन था, फिर फेगोसिटिक सेल थी, फिर होर्मोनल रिस्पॉन्स था। ये जो तीन रिस्पॉन्स थे ये बीट कर लिया। इनको लिखना ज़रूरी है यहाँ पे। पहला कौन सा था, स्किन, फिर सेल्स, इम्यून सेल, और फिर थर्ड एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ ये इस स्टेज पे आ गया तो सिफिलिस में आप सफ़र कर रहा है, इसमें से ये है, ये नहीं है, ये दोनों नहीं है। अब डॉक्टर ने 3 रिकमेंड किया, उसमें से एक निकल आया और वो ये है सिफिलिस। अब वापस पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा लैब से और उसको बताएगा कि ये इसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ। अब उसको डॉक्टर जो है उसको मेडिसिन देगा और वो इस सिफिलिस के अगेंस्ट एक्ट करेंगी मेडिसिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन होती हैं, डिफरेंट टाइप्स का उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। उसको हम जस्ट 2 to 3 वर्ड्स में या सेंटेंसेस में उसको डिस्कस करते हैं कि मेडिसिन कैसे एक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है इसके अगेंस्ट कैसे एक्ट करेंगे। ये सेल्स हैं हमारे और ये सिफिलिस बैक्टीरिया है जो कि एंटर होता है, और इसके लिए ये रिसेप्टर है सिफिलिस के लिए, ठीक है। ये दूसरा सेल है और ये इसके लिए ये रिसेप्टर है, ठीक है। इसके ज़रिए से ये सिफिलिस एंटर होके हमारे इन्फेक्शन काज करता है, और जब ये एंटर हो जाता है तो यहाँ पे सेल के अंदर मल्टीप्लाइड होता है और इन्फेक्शंस को फर्दर इंक्रीज़ करवाता जाता है। तो अब ये जो मेडिसिन है, मेडिसिन के जो एक्शन होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, वो बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन उनमें से हम एक को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो मेडिसिन है सिफिलिस के अगेंस्ट, ये मेडिसिन आएगी और इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। ये रिसेप्टर जब ब्लॉक हो गया तो ये जो सिफिलिस का ऑर्गेनिज्म पैथोजन है, इसको सेल के अंदर एंटर होने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज कि इसका रिसेप्टर ही ब्लॉक कर दिया है मेडिसिन ने, ठीक है। अब ये इसका रिसेप्टर ब्लॉक हो गया है, तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये अब सेल को एंटर नहीं कर सकते। अब जब ये और ये जो ब्लॉकेज होता है ये हमेशा के लिए नहीं होता है, ये परमानेंटली ब्लॉक नहीं करते हम रिसेप्टर को, बिकॉज कि ये रिसेप्टर जस्ट इस पैथोजन के लिए नहीं होता है कि जब भी ये पैथोजन आएगा ये इसी को वेलकम करके इसको एंटर करवाता है, बल्कि इसका और भी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फंक्शन होता है फिजियोलॉजिकली, ये इसका कोई अपना ही रोल होता है। लेकिन ये जो पैथोजन है ये इसके ज़रिए से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो इसका नॉर्मल फंक्शन और होता है रिसेप्टर का, इसलिए इसको परमानेंटली हम ब्लॉक भी नहीं कर सकते। ये जो मेडिसिन है इसको कुछ
अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए इसको, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। अब ये जो पैथोजन है इसको मौका नहीं मिलेगा कि हमारे सेल में एंटर कर जाए। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं बॉडी के अंदर बनी हुई, अब इन एंटीबॉडीज़ को बहुत इजी होगा कि ये बाहर ही इसको एलिमिनेट कोट कर जाएं, न्यूट्रलाइज कर जाएं और फिर इसको फेगोसाइटिक सेल इसको डाइजेस्ट कर ले। ठीक है, क्योंकि इसकी जो मल्टीप्लाइंग पावर है वो डिक्रीज़ कर दी हमने। मल्टीप्लाई ये जब होता है तो ये उसी वक्त मल्टीप्लाई होता है जब हमारे सेल में एंटर करता है, यानी टिश्यू में। सपोज़ ये जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसको मल्टीप्लाई होने के लिए सेल का साइटोप्लाज्म ज़रूरी है। तो हमने इसका रिसेप्टर ब्लॉक किया और ये जो ऑर्गेनिज्म था, पैथोजन था, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ही में रह गया और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये जो भी रहेंगे, बचेंगे, ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको कोट करके इनको एलिमिनेट कर देंगे। तो इस तरह से हम डिज़ीज़ में सफ़र करते हैं और डिज़ीज़ जब हम मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन इस तरह से हमें हेल्प करती हैं कि उस डिज़ीज़ को एलिमिनेट करने में हमारी मदद इस तरह से करती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।